मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण के बारे में। जीवधारी को इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्गेनिज्म और वर्गीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है क्लासिफिकेशन। तो जीवधारियों के वर्गीकरण का इंग्लिश में पूरा नाम हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो चलिए दोस्तों, हम पहले जीवधारी के बारे में जानेंगे। तो जीवधारी को इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्गेनिज्म। किसे कहेंगे जीवधारी? जीवधारी जिसमें जीव होता है उसे जीवधारी कहा जाता है, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं जिसमें जीवन शक्ति हो, जिसमें जीवन को धारण करने वाला हो। अर्थात सभी जीवित जीव, जानवर या प्राणी को ही क्या कहा जाता है? जीवधारी कहा जाता है। संसार की जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, लिविंग थिंग्स, वे भी क्या है? हमारे सजीव हैं। तो ये सारे गुण जिसमें होंगे वे हमारे क्या कहलाएंगे? जीवधारी कहलाएंगे। एग्जाम्पल में सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु क्या हैं? जीवधारी हैं। यहाँ पे हमने बताया कि जीवधारी को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला पेड़ पौधे, जितने भी प्लांट हैं, प्लांट्स हैं, और जंतु जानवर जितने भी हमारे एनिमल हैं उसे हम क्या कहेंगे? जीवधारी कहेंगे। जितने भी पेड़ पौधे एवं जंतु जानवर हैं सभी हमारे जीवधारी कहलाएंगे। तो जीवधारी को हम कैसे पहचानेंगे? तो उनके लक्षणों के द्वारा। तो आइए हम जानते हैं जीवधारी के लक्षण एवं पहचान। सबसे पहला लक्षण होता है जीवधारी का संगठन। शरीर का संगठन, अर्थात उनका शरीर किस तरह का बना हुआ है। तो किसी का कोशिकीय स्तर का बना होता है। कोशिकीय स्तर मतलब कोशिका का बना हुआ शरीर कोशिकीय स्तर का होता कहलाता है। दूसरा होता है ऊतक स्तरीय संगठन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में कहा जाता है। अर्थात ऐसे जीवधारी जिनका शरीर ऊतक का बना होता है। तीसरा इसी में हमारा होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात ऐसा जीवधारी जिनका शरीर अंग तंत्र से मिलकर बना होता है, तो इसे हम कहते हैं संगठन। तो संगठन का मतलब होता है कि जीवधारी का शरीर किस तरह का बना है, कोशिकीय स्तर का बना हुआ है, ऊतक स्तर का बना हुआ है, या अंग तंत्र का बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा लक्षण है उपापचय। उपापचय को इंग्लिश में कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो भी जीवधारी जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है अपने शरीर के अंदर, उसे कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसी को कहा जाता है उपापचय। नेक्स्ट हमारा है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास को कहा जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अर्थात जितने भी जीवधारी होंगे वह एक निश्चित समय तक वृद्धि एवं विकास करेंगे। विकास तो जीवन पर्यंत होता है दोस्तों। तो वृद्धि एवं विकास एक प्रमुख लक्षण होता है जीवधारी का। चौथा हमारा लक्षण है प्रजनन एवं जनन। चौथा हमारा लक्षण दोस्तों क्या है? प्रजनन एवं जनन, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी जीवधारी का अपने ही समान सजीव जीवित संतान की उत्पत्ति करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है? प्रजनन या जनन। अर्थात जो जैसा जीवधारी होगा अपने ही समान क्या करेगा? संतति को उत्पन्न करता है। जैसे मनुष्य के बच्चे को पैदा करता है, जैसे बिल्ली है बिल्ली के बच्चे को पैदा करता है। आम का पेड़ है तो आम के पेड़ के फल से जो बीज उत्पन्न होता है उससे आम का ही पेड़ बनता है। तो जिस प्रकार का जीवधारी होगा उसी प्रकार की संतति को उत्पन्न करेगा। पांचवा हमारा लक्षण है पोषण। जो भी जीवधारी हैं वो अपने जीवन के विकास के लिए क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, और भोज्य पदार्थ से उन्हें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, और उसी ऊर्जा का प्रयोग अपने शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए यूज करते हैं। इसी को कहा जाता है पोषण। अगला हमारा लक्षण है जीवधारी का श्वसन। श्वसन को इंग्लिश में कहा जाता है रेस्पिरेशन। श्वसन का मतलब होता है कि प्रत्येक जीवधारी अपने आसपास के वायुमंडल से क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से
बाहर निकालता है। इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है लक्षण गति एवं गमन। गति एवं गमन को इंग्लिश में कहा जाता है लोकोमोशन एवं मूवमेंट। तो गति किसे कहेंगे? गति का मतलब होता है कोई भी जीवधारी एक जगह स्थिर होकर अपने अंगों को क्या करना, हिलाना डुलाना ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। तो गति का मतलब इस जंतु कैसे रहेगा? स्थिर रहेगा। लेकिन गमन में क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या जाता है? वस्तु जाता है। अर्थात गमन वाले प्रोसेस में क्या होता है? स्थान का क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। स्थान को चेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई जीव है और जीव यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में स्थान का क्या हुआ? चेंजेज हुआ। जैसे हम ही आप हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम अपने एक स्थान से दूसरे स्थान को चेंज करते हैं। लेकिन गति में ऐसा नहीं होता। गति में एक ही जगह जंतु या जीवधारी स्थित होगा और वहीं स्थित होकर अपने अंगों को हिलाएगा। जैसे पेड़ एक जगह स्थित होता है, वह अपने टहनियों को, तनों को, पत्तियों को, फूलों को क्या करता है? हिलाता रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है उत्सर्जन। उत्सर्जन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, जो भी जीवधारी के शरीर में ऐसे पदार्थ रहते हैं जिनका कि शरीर में यूज नहीं होता है, तो वे अपने शरीर से उन्हें क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इसमें हम देखिए यूरिन, पेशाब को क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जो भी फीकल मटीरियल है, लैट्रिन जिसको कहा जाता है, वो भी हम क्या करते हैं? सुबह शाम प्रक्रिया के द्वारा, शौच क्रिया के द्वारा बाहर कर देते हैं शरीर से। क्यों? क्योंकि वे ऐसे पदार्थ हैं जिनका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं होता है। तो जिनका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं होता, उन्हें शरीर से बाहर निकालना ही क्या होता है? उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा लक्षण है जीवधारी का जीवन चक्र, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लाइफ साइकिल। जीवन चक्र किसे कहेंगे? प्रत्येक जीवधारी का एक प्रमुख लक्षण होता है कि वह अपने जीवन चक्र को पूरा करे। जीवन चक्र क्या होता है कि वह जन्म से लेकर मरण तक वो क्या क्या किया, इसके अंतर्गत जानते हैं। जैसे मनुष्य है, वह जन्म लेता है, बड़ा होता है, उसकी फिर शादी विवाह की जाती है, फिर वह संतान उत्पन्न करता है, बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद क्या हो जाता है? वो डेथ कर जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? जीवन चक्र। जैसे पौधे की यदि बात करें तो पौधा क्या होता है? किसी बीज से उत्पन्न होता है, फिर बड़ा होता है, फूल पत्ती तने लगते हैं, फल लगते हैं, फिर उसी फल से क्या करते हैं? धीरे धीरे वो पेड़ क्या हो जाता है? सूख जाता है। सूखने के बाद वो नष्ट हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जीवन चक्र कहते हैं। तो इतने सारे लक्षणों के द्वारा हम क्या करते हैं? जीवधारियों को पहचानेंगे। अगर वो जीवधारी है तो इनमें से ऐसे लक्षण वो जरूर क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। वो संगठन को प्रदर्शित करेगा, उपापचय को, पोषण को, श्वसन को, गतिगमन को, उत्सर्जन को, प्रजनन को, वृद्धि एवं विकास करेगा। इन सभी लक्षणों के द्वारा हम जीवधारी की क्या करेंगे? पहचान करते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या होता है? इंग्लिश में से क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन। तो वर्गीकरण को परिभाषित हम कर रहे हैं। वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दृश्य गुणों के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? देखने के गुणों के आधार पर, कौन सा गुण दिखाई दे रहा है, तो दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? वर्गीकरण। वर्गीकरण का डिफिनीशन होता है कि दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में जीवों को बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण करने की क्या आवश्यकता थी, हम यहाँ पे जानेंगे। वर्गीकरण की आवश्यकता, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वर्गीकरण करने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो पहला है अध्ययन की सुविधा के लिए, हमें अध्ययन करने में आसानी हो, इसलिए हमने जीवों को क्या किया? वर्गीकृत करने की ज़रूरत पड़ी, वर्गीकृत किया। दूसरा है सामान्य पहचान करने के लिए, कि हम उन्हें जनरली पहचान सके कि कौन किस ग्रुप का है, कौन किस संघ का है, कौन किस वंश का या किस जाति का जीव है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा? जीवों का वर्गीकरण करना। आगे हम बात करेंगे दोस्तों वर्गीकी के बारे में। वर्गीकी को इंग्लिश में कहा जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा
टैक्सोनॉमी को हम परिभाषित करेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है उसे वर्गीकरण विज्ञान या वर्गिकी कहते हैं। किसका वर्गीकरण किया जाता है दोस्तों? सजीवों का। और सजीव जीवधारी को ही कहा जाता है। तो हम पीछे बता चुके हैं सजीव किसे कहते हैं, सजीव को कैसे पहचान करेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है उसे वर्गीकरण विज्ञान या वर्गिकी कहते हैं। कार्ल लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। अंग्रेजी में वर्गिकी के लिए 2 शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं दोस्तों। अंग्रेजी में वर्गिकी के लिए 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। पहला शब्द जो है उसको बोला जाता है टैक्सोनॉमी और दूसरा जो है सिस्टमैटिक्स। ये 2 शब्द वर्गिकी के लिए ही यूज किया जाता है। तो टैक्सोनॉमी जो है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द टैक्सिस, दूसरा नॉमस। तो टैक्सिस का मतलब होता है वर्गीकरण, नॉमस का मतलब होता है सिद्धांत। अर्थात हम ऐसे सिद्धांत, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम ऐसे सिद्धांत का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो टैक्सोनॉमी ऐसे सिद्धांत है जिसमें हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। दूसरा हमारा शब्द है सिस्टमैटिक्स। जो सिस्टमैटिक्स है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका नाम क्या है? सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक्स अरेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों की एक नियमित व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? सिस्टेमा या सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। तो ये जो सिस्टेमा लैटिन शब्द से लिया गया, इसका मतलब होता है क्या? जीवों की एक नियमित व्यवस्था। तो जो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं उसे हम टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्ट लगता है, टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। और सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत अध्ययन करने वाले जितने भी वैज्ञानिक हैं उसे हम सिस्टमैटिस्ट कहते हैं। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, परंतु सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत जीवों के प्रकार, उनकी विविधता एवं उनके बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों में अंतर है। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, परंतु सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत जीवों के प्रकार, उनकी विविधता एवं उनके बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। कार्ल लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक लिखा था और ये बुक किस आधार पे लिखा था? इसी सिस्टमैटिक्स शब्द के आधार पे लिखा था। तो कार्ल लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक सिस्टमैटिक्स शब्द के आधार पर लिखी थी। आगे हम बात करेंगे दोस्तों वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण का आधार, इसे इंग्लिश में कहा जाता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किस आधार पर हम जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं इसके अंतर्गत हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो आधार है, निवास स्थान के आधार पर जीवधारियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इसे इंग्लिश में कहा जाता है बेस्ड ऑन हैबिटेट। हैबिटेट को हिंदी में कहा जाता है निवास स्थान। अर्थात निवास स्थान क्या होता है? जहाँ पे जीवधारी रहते हैं उसी को निवास स्थान कहते हैं। तो निवास स्थान के आधार पर सभी जीवधारियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्थलीय, जिसे टेरेस्ट्रियल इंग्लिश में कहा जाता है। दूसरा जलीय, जिसे इंग्लिश में एक्वेटिक कहा जाता है। तीसरा उभयचर, जिसे इंग्लिश में एम्फीबियस कहा जाता है। तो स्थलीय जो जीव हैं कौन कौन है? डॉग कुत्ता, फॉक्स लोमड़ी, लायन चीता, एलिफेंट हाथी, और भी बहुत सारे ऐसे जंतु या जानवर हैं जो स्थल पर पाए जाते हैं, स्थल पर रहते हैं। इसे आप देख लीजिएगा, कलेक्शन कर लीजिएगा। जलीय जीव के अंतर्गत आने वाले फिश मछली, ऑक्टोपस, जेलीफिश, ये जलीय जीव के उदाहरण हैं। अगला है हमारा उभयचर। उभयचर किसे कहते हैं? जो जल एवं स्थल दोनों पर रहता हो, दोनों में रहता हो, उसे उभयचर कहा जाता है। इसमें फ्रॉग मेढक जल में भी रहता है, स्थल पर भी रहता है। टार्टवाइज कछुआ जल में रहता है, स्थल पर भी रहता है। नेक्स्ट है हमारा क्रोकोडाइल, घड़ियाल भी दोनों जगह पाया जाता है या रहता है। दूसरा हमारा आधार है बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। मेरुदंड के आधार पर जीवधारियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहले को बोला जाता है वर्टिब्रेट एनिमल, अर्थात कशेरुकी जंतु।
दूसरे को बोला जाता है नॉन वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट एनिमल, जिसे हिंदी में कहा जाता है कशेरुकी जंतु। तो अकशेरुकी जंतु, तो कशेरुकी जंतु किसे कहा जाता है? जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे हम कशेरुकी जंतु कहते हैं, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसे अकशेरुकी जंतु कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं फिश, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नैक्स, काउ, क्रोज, रैबिट्स, एलिफेंट्स, मंकी आदि। अकशेरुकी जंतु का एग्जाम्पल है अमीबा, वार्म्स, अर्थवार्म्स, इनमेल, स्नेल्स, क्रैब्स, केकड़ा, बटरफ्लाइज, तितली। स्नेल क्या होता है? घोंघा होता है। ये हमारे ये एग्जाम्पल है किसके? वर्टिब्रेट एंड नॉन वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट एनिमल्स का। नेक्स्ट हमारा जो आधार है बेस्ड ऑन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के तरीके के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण। इसके आधार पर हम सभी जीवधारियों को दो भागों में बांट सकते हैं, बांटा गया है। पहला है ओविपायरस एनिमल्स, दूसरा है विविपायरस एनिमल्स। ओविपायरस एनिमल्स को अंडज जंतु कहा जाता है और विविपायरस एनिमल्स को जरायुज जंतु कहा जाता है। तो जो अंडज जंतु होते हैं वे क्या होते हैं? जो अंडे से उत्पन्न होते हैं या अंडे उत्पन्न करते हैं। ओविपायरस जंतु ऐसे जंतु होते हैं जो अंडे उत्पन्न करते हैं, जैसे बर्ड्स, देखिए चिड़िया जो है अंडे देती है, फिश भी अंडा देती है, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सारे उदाहरण जो हैं अंडज जंतु के हैं। विविपायरस जो ऐसे जंतु होते हैं जो कि बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे ह्यूमन मानव है बच्चे को जन्म देते हैं, कैट्स बिल्ली भी बच्चा पैदा करती है न कि अंडा, डॉग्स, लायन और काऊ, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? जरायुज विविपायरस एनिमल्स के। तो इसका मतलब होता है अंडज जंतु वे जंतु होते हैं जो अंडे को उत्पन्न करते हैं, अंडे पैदा करते हैं, और जरायुज जंतु वे जंतु होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं या जन्म उत्पन्न करते हैं। इसके एग्जाम्पल ये हैं ह्यूमन, कैट्स, लायन, डॉग, काऊ। अगला आधार हमारा है चौथा बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अर्थात पोषण के तरीके के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो पोषण के आधार पर जीवों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को स्वपोषी कहा जाता है जीव, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को परपोषी कहा जाता है। तो स्वपोषी जीव कैसे जीव होते हैं? जो अपना भोजन स्व माने स्वयं, पोषी माने भोजन या पोषण कर लेता हो, अर्थात स्वपोषी जीव ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी जीव कहा जाता है। और परपोषी जीव उसे कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाता है, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी जीव कहते हैं। तो स्वपोषी को इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक शब्द है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आटोस, दूसरा है ट्रॉफ। आटोस का मतलब होता है सेल्फ को हिंदी में कहा जाता है स्वयं, और ट्रॉफ्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, पोषण, अर्थात स्वयं से जो अपना पोषण ले लेता है, पोषण कर लेता है, भोजन बना लेता है, उसे हम स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके सभी एग्जाम्पल क्या हैं? सभी हरे पौधे जो होता है देखिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इधर हमारा है परपोषी जीव। परपोषी जीव भी क्या है? जो हेटेरोट्रॉफ है वह भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हेटेरोज, दूसरा है ट्रॉफ्स। हेटेरोज का मतलब होता है अदर, दूसरे, और ट्रॉफ मतलब हमने बताया न्यूट्रिशन, पोषण, अर्थात जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, भोजन को लेने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, इसे ही कहा जाता है परपोषी जीव या परपोषी प्रकार का पोषण। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये मुख्यतः इसे हम चार भागों में बांट सकते हैं। जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने बताया कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा पोषण जो कि अपने पोषण के लिए अपने
भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे ही हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक एक करके बारे में इसका डिटेल से जब टॉपिक चलेगा तो आगे हम बताएंगे, अभी हम यहाँ पे केवल परिचय बता रहे हैं। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को हिंदी में बोला जाता है मृतोपजीवी पोषण। इसका एग्जाम्पल होता है फंजाई, अर्थात ये ऐसे जीवधारी होते हैं, जो जीव होते हैं जो सड़े गले वनस्पतियों पर उगते हैं और उसी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं देखिए नहीं बनाया, ये भोजन कहाँ से ले रहा है, जो सड़े गले वनस्पति होंगे वहीं पर उगेंगे और उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है फंजाई। नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, इसे हिंदी में कहा जाता है सहजीवी पोषण। सहजीवी का मतलब होता है सह माने साथ साथ, जीवी माने जीने वाला, अर्थात इसमें इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। तो लाइकेन एक ऐसा पौधा है जिसमें 2 तरह के जीव रहते हैं, पहला शैवाल, दूसरा कवक। तो ये जो दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। शैवाल इसको लाभ पहुंचाता है, कवक इसको लाभ देता है। अब कवक क्या करता है, कवक शैवाल को रहने के लिए अपने माइसीलियम में क्या करता है, घर देता है, रहने के लिए स्थान देता है, और जो शैवाल होता है इसे भोजन बना कर देता है। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। तो ये शैवाल से भोजन ले लेता है और शैवाल को ये रहने के लिए घर स्थान दे देता है। ये दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, इसी को बोला जाता है सहजीवी, साथ साथ रहना, जीना ही सहजीवी पोषण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। अगला हमारा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को हिंदी में कहा जाता है परजीवी पोषण। परजीवी माने पर माने दूसरे, जीवी माने जीवन को जीने वाला, दूसरों के ऊपर जो जीवन जिए उसी को हम कहते हैं परजीवी। अब पोषण का मतलब हो गया जिससे भोजन ले, अर्थात दूसरे के शरीर पर रहता है ये जीव और उसी से क्या लेगा, पोषण लेगा, भोजन लेगा, न्यूट्रिएंट मटेरियल लेगा, पोषक तत्व लेगा। तो ये जो पैरासाइट न्यूट्रिशन है यह मुख्यतः 2 तरह का होता है। यहाँ पे हमने लिखा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज इंडोपैरासाइटिस, सेकेंड इज एक्टोपैरासाइट। तो जो इंडोपैरासाइट है इसे हिंदी में बोला जाता है अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी का मतलब होता है कि ऐसा जीव जो किसी भी जीवधारी के शरीर के अंदर रहता हो, उनके कोशिका के अंदर रहता हो, कोशिका के बाहर भी रह सकते हैं लेकिन शरीर के अंदर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतःपरजीवी। अंतः माने अंदर, परजीवी मतलब रहने वाला। तो इसके एग्जाम्पल हो गया एस्कैरिस, प्लाज्मोडियम, टेपवार्म, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। ये सारे एग्जाम्पल हमारे इंडोपैरासाइट है। अगला हमारा है एक्टोपैरासाइट। जो एक्टोपैरासाइट्स है ये शरीर के बाहर रहते हैं। शरीर के बाहर मतलब हमारे शरीर के ऊपर, अंदर नहीं रहेंगे, शरीर के बाहर परजीवी रहते हैं। जैसे मॉस्किटो, मच्छर को आप देखे होंगे, मच्छर हमारे शरीर के बाहर ही बैठता है और बाहर ही अपने पोषक तत्व ब्लड को चूसता है। टिक्स भी एक तरह का जो जंतु है वो भी ऐसा ही है जो हमारे शरीर के बाहर रहता है और हमसे भोजन लेता है। लाइस माने लिस जानते होंगे, जू सबके सर में रहता है, बाल में रहता है, वो क्या करता है हमारे सर के ऊपर रहता है और वहीं से पोषक तत्व लेता है। बेडबग का मतलब क्या होता है, खटमल भी आप देखोगे जो खटिया में रहते हैं, वो आप जब सोते हैं तो उससे आपके सर पे आ जाते हैं और आपके सर से खून को चूसकर पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। अगला है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है, इसे हिंदी में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही कहा जाता है। इसमें हमेशा जो कोई भी जीव होगा वह सॉलिड फूड को क्या करेगा, ग्रहण करता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा ईट सॉलिड फूड, अर्थात ईट मीन्स खाना, सॉलिड माने ठोस, फूड माने भोज्य पदार्थ। ऐसा ठोस भोज्य पदार्थ का क्या करता है, ये ग्रहण करना ही होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है मैन। जितने भी आदमी हैं वे भी देखिए भोजन को किस रूप में लेते हैं, ठोस के रूप में लेते हैं। कैट, डॉग, बियर, जिराफ, फिश, ये सब सारे एग्जाम्पल किसके हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के हैं। तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसके जो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने का जो पूरा प्रोसेस है, ग्रहण करने से लेकर पचाने तक लेकर लास्ट में उसे उत्सर्जित करने तक में कुल टोटल
स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4 5 5 स्टेप्स होते हैं जो कि पाचन वाले पाठ में हम पढ़ेंगे। पहले प्रोसेस को बोलते हैं इंगेशन, जिसमें हम सबसे पहले भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं। डाइजेशन पाचन, उसे हम पचाते हैं। एब्जॉर्प्शन, उसे हम एब्जॉर्ब करते हैं। एसिमिलेशन, उसे हम एसिमिलेट स्वांगीकरण करते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, इगेशन करते हैं। ये सारे स्टेप्स आगे पाचन वाले टॉपिक में अच्छे से विस्तार से जानेंगे। तो जो भी होलोजोइक एनिमल्स होगा वह इन स्टेप्स के तहत, इन 5 स्तरों के तहत भोजन को ग्रहण करते हैं। तो भोजन के आधार पर हम जीवों को 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। फूड हैबिट के आधार पर जीवों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हर्बीवोर्स, दूसरा है कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स को हिंदी में बोला जाता है शाकाहारी, कार्निवोर्स को हिंदी में बोला जाता है मांसाहारी, और ओमनिवोर्स को हिंदी में बोला जाता है सर्वाहारी। तो शाकाहारी ऐसे जीव होते हैं जो कि हमेशा शाक सब्जियां खाते हैं, पेड़ पौधे से बनी हुई, पेड़ पौधों को खाते हों या पेड़ पौधों से बने वस्तुओं को खाते हों, जैसे काऊ, गोट, शिप, हॉर्स, कैमल, डियर, एलिफेंट। ये इतने एग्जाम्पल शाकाहारी के हैं। मांसाहारी में लायन, टाइगर, फ्रॉग, बल्चर, गिद्ध, ओल्फ, भेड़िया, लिजार्ड। ये एग्जाम्पल जो हैं मांसाहारी के हैं। सर्वाहारी में डॉग, क्रो, स्पैरो, बियर, आंट। चींटी को भी आप जानते होंगे, चींटी किस में आती है, सर्वाहारी में आता है। इसमें मनुष्य भी आता है, मनुष्य भी सब कुछ खाता है, इसलिए जो सब कुछ खा ले उसे हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। अर्थात जो मांस भी खाए और जो साग सब्जी भी खाए। तो साग सब्जी खाने वाले को शाकाहारी, मांस को खाने वाले को मांसाहारी, और दोनों जो पेड़ पौधे से बने और मांस दोनों का सेवन करता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये रहा, इसमें ये, इसका एग्जाम्पल ये। नेक्स्ट हमारा आधार जो है ऑन द बेसिस ऑफ सेल या न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, अर्थात कोशिका के आधार पर या केंद्र के संरचना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। इसके आधार पर हम सभी जीवों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। हिंदी में भी इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका ही कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक क्या होता है, अब्सेंट होता है, नहीं होता है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। या जिसमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट ना हो। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है, जितने भी बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, इन सभी बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका हमने बताया किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक क्या हो, प्रेजेंट हो, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है जितने भी एनिमल्स सेल हैं, जितने भी प्लांट सेल हैं, फंजाई एंड प्रोटिस्टा वाले जितने भी एनिमल्स हैं, इन सभी की कोशिकाएं कैसी कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट हमारा आधार है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेल। कोशिका की संख्या के आधार पर समस्त जीवधारियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हिंदी में कहा जाता है एक कोश की जीव, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हिंदी में कहा जाता है बहुकोश की जीव। एक कोश की जीव ऐसे जीव होते हैं जिनका संपूर्ण शरीर, पूरा शरीर एक कोशिका का बना होता है, उसे एक कोश की जीव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत आने वाले एनिमल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ईस्ट भी क्या है, एक कोश की जीव है। बहुकोश की जीव ऐसे जीव होते हैं जिनका पूरा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बनता है, उसे हम बहुकोश की जीव कहते हैं। जैसे ह्यूमन भी क्या है, बहुकोश की जीव है। प्लांट और बर्ड बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये क्या होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो एक कोश की जीव होते हैं ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसे हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रोटोजोअन्स, अमीबा, पैरामीशियम को आप माइक्रोस्कोप, ये हम अपने नेकेड आई से इन्हें नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है 7वां ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
अर्थात संगठन स्तर के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। संगठन स्तर हमने बताया था, संगठन क्या होता है कि जीवधारी का शरीर किस स्तर का बना है। तो इसके आधार पर हम समस्त जीवों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात कोशिकीय स्तर का संगठन। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे जीव जिनका शरीर कोशिका से बना होता है उसे हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत आने वाले समस्त जीव हैं। दूसरा हमारा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऊतक स्तर का संगठन, अर्थात इसके अंतर्गत आने वाले समस्त जो जीवधारी होंगे उनका शरीर ऊतक स्तर का बना होता है, ऊतक से मिलकर बना होता है, उसे हम ऊतक स्तर का संगठन कहते हैं। जैसे सिलेंट्रेटा फाइलम के अंतर्गत आने वाले समस्त जीव। सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले समस्त जो हाइड्रा होता है, अभी हम आगे सभी फाइलम को पढ़ाएंगे, इसे सिलेंट्रेटा को ही दूसरे भाषा में निडीरिया भी कहा जाता है। दूसरा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अंग तंत्र स्तर का संगठन, अर्थात ऐसे जीव जिनका समस्त शरीर अंग तंत्र से मिलकर बना होता है उसे हम अंग तंत्र स्तर का जीव कहते हैं। जैसे एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ये सब ऑर्गन अंग तंत्र के स्तर के बने होते हैं। तो अभी हम आगे करके इन सभी की डिटेल जानेंगे। अभी हम बस ये जान रहे हैं किस किस आधार पर कैसे जीवों को बांटा गया है। अगला हमारा है 8वां, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड, रक्त के आधार पर भी जीवों को बांटा गया है। रक्त के आधार पर जीवों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। ए नाइमा, हिंदी में ए नाइमा ही कहा जाता है, ई नाइमा, हिंदी में इसे ई नाइमा ही कहते हैं। तो ए नाइमा जीव किसे कहेंगे? ए नाइमा के अंतर्गत आने वाले वे जीव होते हैं जिनका रक्त क्या होता है, लाल नहीं होता है। देखिए यहाँ लिखा है एनिमल विदाउट रेड ब्लड, अर्थात ऐसा एनिमल जिनमें ब्लड रेड ब्लड नहीं हो। यहाँ हमने लिखा आरबीसी क्या हो, नहीं हो, एब्सेंट हो, उसे हम कहेंगे ए नाइमा वाले जीव, अर्थात इनका ब्लड रेड नहीं होगा। रेड क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके रक्त में, ब्लड में क्या नहीं होगा, एचबी नहीं होगा। एचबी को हम हिंदी में बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? हीमोग्लोबिन। जिनके रक्त में हीमोग्लोबिन होगा उनका रक्त लाल होगा। तो अर्थात इनके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए इनका रक्त क्या होता है, लाल नहीं होता है एनाइमा वाले जंतुओं में। इसके अंतर्गत कौन कौन एग्जाम्पल हैं? स्पॉन्जेज, निडीरिया फाइलम के अंतर्गत आने वाले समस्त जीव, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, ये जितने भी फाइलम हैं इन फाइलम के अंतर्गत आने वाले जीवों का रक्त लाल नहीं होगा। आगे हम एक एक फाइलम के बारे में जानेंगे। प्रोटोजोआ फाइलम, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, ये सब फाइलम हम आगे चल के पढ़ेंगे। ई नाइमा में क्या होता है? ई नाइमा वाले जीव जो होते हैं उनका ब्लड क्या होगा, लाल होगा, अर्थात हम कह सकते हैं एनिमल विथ रेड ब्लड, ऐसा एनिमल जिनके खून क्या होते हैं, लाल होते हैं। तो लाल क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि इनके रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए इनका खून क्या होगा, लाल होगा। इसका एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट्स, जितने भी कशेरुकी जंतु हैं उसमें क्या होता है, लाल रक्त पाया जाता है। जैसे मैन, आदमी को आप देखें, आदमी का खून कैसा होता है, लाल होता है। डॉग, कुत्ता का खून लाल होता है। काऊ, गाय का भी खून क्या होता है, लाल होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिनका खून क्या होगा, लाल होगा। तो आप इसमें